नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITA MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ITI के ट्रेड स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ का 6th पार्ट। इस सीरीज़ को हम 7 से 8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे तथा साथियों ITI के CBT एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप CITS के प्रीवियस एंट्रेंस एग्ज़ाम की या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की जो कि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है, तो अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है MCQ क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जब तक आप MCQ क्वेश्चन नहीं लगा लेते तब तक आपको ये आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपने थ्योरी को कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं और फेसबुक पर मेरा चैनल है ITA MCQ एक्सपर्ट के नाम से ही, तो उस पर जाकर अभी आप मुझसे चैट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज़ टू बी एंड विच सिंबल इज़ टू बी एंटर्ड फर्स्ट फॉर ए फंक्शन इन MS Excel। MS Excel में कोई भी अगर हमें फॉर्मूला लगाना हो या फंक्शन स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वल का जो साइन होता है वो एंटर करते हैं। तो इक्वल के साइन को प्रेस करने के बाद ही अगर हमें कोई फंक्शन अप्लाई करना है, सम करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी फॉर्मूला लगाना, तो इक्वल के साइन के बाद ही कोई चीज़ें हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन। तो फॉर्मेट सेल का जो ऑप्शन होता है वो कैसे प्राप्त होगा MS Excel के अंदर। तो राइट क्लिक ऑन द सेल इन MS शीट। तो जो एक्सेल शीट है उसके अंदर जो राइट क्लिक करेंगे सेल्स के अंदर तो हम फॉर्मेट सेल के ऑप्शंस पर जा सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग द फॉन्ट साइज इन MS Excel। MS Excel या एक्सेल शीट के अंदर अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का अगर हमें फॉन्ट चेंज या फॉन्ट साइज जो चेंज करना हो तो किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। तो ये होती Ctrl+1। तो Ctrl+1 इज़ द शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग द फॉन्ट साइज इन MS शीट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑप्शन टू गेट द डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट इन ए सेल। जब भी हम सेल में कोई टाइपिंग करते टेक्स्ट, अगर उसको हमें डबल अंडरलाइन करना है तो किस ऑप्शन को हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन होम टैब में जाएंगे, देन फॉन्ट में जाएंगे, देन क्लिक ऑन द अंडरलाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप फॉर रोटेटिंग ए सेल। तो एक सेल को हमें रोटेट करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो किसी भी सेल को अगर हमें रोटेट करना है तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे सेल्स के ऊपर, देन फॉर्मेट में जाएंगे, देन अलाइनमेंट, देन द सेट ऑफ डिग्री फॉर द रोटेशन। तो इन स्टेप को फॉलो कर हम किसी भी सेल को हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टेप टू गेट द बैकग्राउंड कलर ऑप्शन इन MS Excel। MS Excel में अगर हमें जो बैकग्राउंड का जो कलर होता है वो चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, या बैकग्राउंड चेंज करना हो तो क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं होम टैब में, देन फॉन्ट ग्रुप, देन बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड का कलर अगर हमें चेंज करना हो किसी भी MS Excel की सीट के अंदर तो सबसे पहले हम होम में जाएंगे, देन फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, देन बैकग्राउंड कलर, जिसकी हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल अलाइन द टेक्स्ट इन ए सेल इन MS Excel बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब भी हम एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर एक्सेल की किसी भी सबसे पहले होती वर्कशीट, फिर होती सीट, फिर होती सेल। तो सेल के अंदर जब भी हम टेक्स्ट की जो टाइपिंग करते हैं तो सबसे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइपिंग होती है वो कैसे होती है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइपिंग होती है वो होती फ्रॉम द लेफ़्ट ऑफ द सेल। सपोज करो मान लीजिए कोई सेल है, तो हम जब भी टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। बी करेंगे तो इस तरह से चलती रहती है टाइपिंग। तो फ्रॉम द लेफ़्ट ऑफ द सेल।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल अलाइन द नंबर इन ए सेल इन एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब भी सेल के अंदर अगर हम नंबर की टाइपिंग करते हैं तो वो अलाइन कहाँ होते हैं, तो वो अलाइन होते हैं हमेशा राइट हैंड साइड में। तो जब भी एक्सेल में हम सेल्स के अंदर अगर टेक्स्ट की टाइपिंग करते हैं तो लेफ़्ट साइड से होती है, अगर नंबर की टाइपिंग करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से टाइपिंग करते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड में होती है। तो राइट साइड ऑफ द सेल द नंबर इन ए सेल बाय एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की सेल्स के अंदर टेक्स्ट की टाइपिंग हमेशा लेफ़्ट साइड से होती है और नंबर की टाइपिंग जो होती है वो राइट साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वर्टिकल अलाइनमेंट्स ऑप्शन इन एम एस एक्सेल। जो वर्टिकल अलाइनमेंट के जो ऑप्शन होते हैं एम एस एक्सेल में वो क्या क्या है, तो ये होते बॉटम, टॉप, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मर्ज सेल। तो किसी भी अगर सेल को हमें मर्ज करना है तो वो कितना स्पेस घेरती है। सपोज करो कि कोई ये दो सेल है, अगर इनको आपस में मर्ज करना हो तो ये सेल उतना ही स्पेस लेगी जिन इन दो सेलों ने ले रखा है। तो मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाइड है इस सिंगल सेल का इन दो सेल के बराबर है। तो जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मर्ज सेल, इन दो सेल्स को हमने मर्ज किया है तो वो स्पेस कितना होगा, द सेम स्पेस एज द मर्ज सेल। तो इसका जो स्पेस है इन दोनों का मिलाकर इसका बराबर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द सेम स्पेस ऑफ द मर्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कमांड फॉर मल्टीपल मर्ज सेल। अगर हमें दो या दो से ज़्यादा सेल को मर्ज करना हो तो किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं मर्ज अक्रॉस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तो मर्ज अक्रॉस इज द कमांड फॉर द मल्टीपल मर्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑप्शन अवेलेबल टू फिट द टेक्स्ट इन द सेम कॉलम। अगर हमें एक ही कॉलम में अपने टेक्स्ट को फिट करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है रैप टेक्स्टिंग। मान लो एक सेल है, इसमें हमने टाइपिंग की ABCD E, अगर आगे तक का हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमने टाइपिंग कहाँ से कहाँ तक की है, ABCD E तक। तो जब हम रैप टेक्स्ट का जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो जो हमारे सेल्स की जो विड्थ होती है, जो मतलब हाइट कह सकते हो आप, ये जो हाइट है ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। मेरे पास स्पेस कम है तो बड़ी हाइट होने से क्या होगा, ABCDE हो सकता है यहाँ चला जाए। तो रैप टेक्स्टिंग ये होती है कि सेम कॉलम के अंदर ही जो हम अपने टेक्स्ट को हम फिट कर पाएँ, तो ये होती है रैप टेक्स्टिंग। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, हाइट इंक्रीज हो जाती है कॉलम की और सारा जो डाटा है जो भी हमने टाइपिंग की वो दिखाई देने लग जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द श्रिंकेज टू फिट द ऑप्शन इन द MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जो श्रिंक टू फिट ऑप्शन है उसका क्या मतलब है। श्रिंक टू फिट जो ऑप्शन का जो मतलब है, द टेक्स्ट रिमेन्स इन द सेम कॉलम। जो भी टेक्स्ट हमने टाइपिंग किया वो उसी कॉलम पे रहता है। श्रिंक होता है सिकुड़ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कॉलम अप टू द एक्सेल 2003। जो एक्सेल के वर्जन है हर 2 साल या 1 साल जब भी कोई नया एडवांस वर्जन आता है एक्सेल का वो अपडेट होता रहता है। तो ये पूछ रहा है कि जो एक्सेल 2003 में आया था उसमें जो कॉलम की जो संख्या है वो कितनी थी। जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कॉलम अप टू इन एक्सेल 2003, तो इसमें जो संख्या थी वो थी अपनी 256। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कोड फॉर द 256 कॉलम इन MS एक्सेल 2003। जो MS एक्सेल 2003 था उसमें तो 256 नंबर पे जो कॉलम था उसकी जो कोडिंग थी वो क्या थी, तो वो थी IV। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट फंक्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा इन एक्सेल। तो हमें अगर चेंज इन इंटरेस्ट रेट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो किस फंक्शन का हम उपयोग करते हैं। जो फंक्शन होता है वो होता है व्हाट इफ़। तो व्हाट इफ़ इज़ द फंक्शन इज़ मेनली यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरेस्ट रेट इन द MS एक्सेल। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड इन एक्सेल शॉर्टिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये कह रहा है कि जो एक्सेल में अगर हमें डाटा को शॉर्ट आउट करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइज डाटा। तो हम क्या कर रहे हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो डाटा ऑर्गेनाइज इन एन एक्सेल द शॉर्टिंग डाटा फॉर द असेंडिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किसी भी डाटा को असेंडिंग में करना हो या डिसेंडिंग में करना हो, घटते या बढ़ते क्रम में अगर हमें किसी डाटा को सॉर्ट आउट करना हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिएट ए चार्ट बेस्ड ऑन द वर्कशीट डाटा। किसी भी वर्कशीट में अगर कोई डाटा है उसके बिहाफ पे अगर हमें चार्ट जनरेट करना है तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंट द वैल्यू यूजिंग द ग्राफिकल। तो डाटा जो भी है उसकी वैल्यू से हम ग्राफ को जनरेट कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिप्रेजेंट द वैल्यू ग्राफिकली टू क्रिएट ए चार्ट बेस्ड ऑन द वर्कशीट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड इन MS एक्सेल एडिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम एंड फाइंडिंग द फाइनल रिजल्ट। तब भी अगर हमें कोई रिजल्ट की कैलकुलेशन करनी हो तो डिफरेंट सब्जेक्ट के नाम डालेंगे। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में स्कोर किए तो सारे बच्चों को डिटेल डाल देंगे, उसके बिहाफ पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। तो उससे हम बच्चे का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस फंक्शन का हम यूज करते हैं वो फंक्शन है परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। तो इन MS एक्सेल एडिंग ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर द एग्जाम एंड फाइंडिंग द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ए सेल एक्टिव इन MS एक्सेल। MS सेल में एक्टिव सेल को कैसे बनाया जाता है। तो बाई क्लिक ए सेल, किसी भी सेल को अगर हमें एक्टिव सेल बनाना है तो उसके अंदर टाइपिंग करनी है तो उसी सेल पर हम क्लिक करेंगे और टाइपिंग शुरू कर देंगे तो वो हमारी एक्टिव सेल बन जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उस सेल पर क्लिक कर कर हम उस सेल को एक्टिव सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज रिकॉर्डिंग और रिसीविंग लेटर डन एंड इन विच ऑर्डर। जब भी कोई लेटर आता है उसके रिकॉर्ड या उसके रिसीविंग के लिए हम किस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्डर फॉलो किया जाता है, पहले उसकी सॉर्ट आउट होती है, ओपनिंग होती है, स्क्रूटनी होती है, देन स्टैंपिंग होती है। तो ये लेटर जब भी हमें रिसीव होता है तो इसकी रिकॉर्डिंग के लिए ये ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। तो सॉर्टिंग, ओपनिंग, स्क्रूटनी एंड स्टैंपिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिटेल डज द स्टैंपिंग डिस्प्ले। तो जब भी हम कोई ऑफिस के अंदर स्टैंप लगाते हैं तो उससे में क्या क्या डिटेल है वो प्रदर्शित होती है। तो उस पर एक रेफरेंस नंबर होता है, डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। तो ये चीज़ें उस पर मेंशन होती है जब भी हम कोई स्टैंप लगाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन क्या है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी डाकघर में जाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए टिकटिंग लगाते हैं। तो आप पहले एक एनवलप खरीदते हैं, जो भी डाटा आपने अंदर डाल दिया और बाहर एक टिकट चिपकाते हैं। लेकिन एक पोस्टेज ऐसा आता है जिसके ऊपर टिकट है वो इनबिल्ड होती है, आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उस पर टिकट जो एनवलप होता है उसी के ऊपर ही टिकट लगी होती है। तो इस तरह की जो प्रिंटिंग के लिए हम किस मशीन का यूज़ करते हैं वो होती है फ्रैंकिंग मशीन। तो फ्रैंकिंग मशीन इज़ इम्प्रिंट द पोस्टेज स्टैम्प ऑन ऑल टाइप ऑफ लेटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन द लिस्ट द ऑफिस सप्लाइज। तो ऑफिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो ऑफिस में हमें पेन की आवश्यकता भी होती है, मार्कर की आवश्यकता भी होती है, पेपर की भी आवश्यकता होती है, टेबल, चेयर और प्रिंटर के लिए कार्टेज की ज़रूरत होती है। तो उसको हम बोलते हैं टोनर कार्टेज। तो जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए
द टोनर, कार्ट्रेज, मार्कर एंड पेन्स इज द लिस्ट ऑफ ऑफिस सप्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ ऑफिस मैनुअल। तो ऑफिस मैनुअल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है। तो कोई भी मान लो किसी भी ऑफिस या किसी भी फर्म में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका एक मैनुअल बनाया जाता है कि ऑफिस में किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, ऑफिस में क्या काम करना है। इस तरीके से एक स्टैंडर्ड एक रिपोर्ट या एक सीट बना दी जाती है। तो टू एलिमिनेट द रिपीटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, कोई कार्य है, कोई इंस्ट्रक्शन है बार बार रिपीट ना हो, और उसके स्टैंडर्डाइज के लिए हम ऑफिस के अंदर क्या बना देते हैं, मैनुअल बना देते हैं। तो इससे क्या है कि जब हमारा टाइम सेविंग होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मतलब किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड मैनुअल बना दिया हो, उसको हम बोलते हैं ऑफिस मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ मेल रिसीव बाय बिग बिजनेस हाउसेज सेफली। तो बाय हायरिंग ए पोस्ट ऑफिस एंड द पोस्ट ऑफिस बैग इज़ द मेल रिसीव बाय ए बिग बिजनेस हाउसेज सेफली। क्योंकि एक ऐसा ऑफिस है जिसमें बहुत सारी डाकें आती है, तो वो क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस को ही हायर कर लेते हैं या पोस्ट ऑफिस बैग को हायर कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल क्या है। तो ईमेल क्या है कि प्रिंटेड और जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, सेंड और रिसीव। ईमेल हम भेज भी सकते हैं और ईमेल हमें प्राप्त भी होती है, हम रिसीव भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए प्रिंटेड और रिटर्न कम्युनिकेशन सेंड और रिसीव इज कॉल्ड मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू ऑफ ऑफिस फॉर्म्स। ऑफिस फॉर्म के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इट इज़ ए प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर। तो ऑफिस में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पेपर्स का ही यूज़ होता है। कोई भी लेटर इशू करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन अपने सबऑर्डिनेट्स को देनी हो, तो लेटर के जरिए ही सारी चीज़ें होती है। तो जो मेंस जो ट्रू है वो है प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ करेक्ट। जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पेपर इज़ द सेंटर एक्शन ऑफ द ऑफिस। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिना पेपर के हम एक ऑफिस को नहीं चला सकते, क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए हमें पेपर की आवश्यकता होगी। किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप पहुंचाना है तो हमें पेपर की आवश्यकता होती है। तो पेपर इज़ द मेन सेंटर ऑफ एक्शन इन एन ऑफिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज स्क्रूटनी ऑफ लेटर कॉल फॉर। तो स्क्रूटनी से आप क्या समझते हैं। जब भी आप किसी जॉब की ले जाते हैं, मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, रिटर्न क्लियर हो जाता है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या है कि एक फॉर्म होता है, बाकी आप पे सारे कागज़ होते हैं, क्या भरा हुआ फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन ऐड की है तो उसकी स्क्रूटनी की जाती है। अगर कोई इरेगुलरिटीज़ मिलती है कि आपने कोई फ़ेक चीज़ें लगा दी हो, फेक एक्सपीरियंस लगा दिया हो या फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दी हो, तो उनमें क्या है कि जो रिपोर्टिंग जिस बंदे को आप कर रहे हो वो उन इरेगुलरिटीज़ को नोट करता रहता है। तो उसको हम बोलते हैं स्क्रूटनी, मतलब छटनी, डॉक्यूमेंट्स की छटनी एक प्रकार से। तो एग्जामिनेशन ऑफ कंटेंट्स, एनक्लोजर्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़, ये होती है स्क्रूटनी ऑफ द लेटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर वायरस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म यूज व्हेन वायरस एंटर इन ए डॉक्यूमेंट्स। अगर वायरस किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंटर कर जाता है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्टेड। तो इन्फेक्टेड इज़ द टर्म यूज व्हेन द वायरस एंटर इनटू ए डॉक्यूमेंट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वायरस एंटर योर कंप्यूटर। तो जो भी वायरस है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर कैसे एंटर करते हैं। तो बाई ओपनिंग द अननोन अटैचमेंट इन योर मेल। कोई मेल आती है तो कोई अननोन अटैचमेंट होता है, अगर उस पर हम क्लिक कर देते हैं
तो उससे क्या है कि जो वायरस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय ओपनिंग द अननोन अटैचमेंट इन योर मेल इज द मेन कॉजेज टू एंटर द वायरस इनटू योर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए मैलिशियस सर्वर posing एज एन ऑथेंटिक सर्वर। तो इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग इज द प्रोसेस व्हेन ए मैलिशियस सर्वर posing एन ऑथेंटिक सर्वर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड ए मैलिशियस ईमेल और SMS कम्युनिकेशन इनवाइटेड द यूजर टू क्लिक ए लिंक एंड टेक द यूजर टू द मैलिशियस वेबसाइट। जब भी कोई अननेसेसरी कोई हमारे पास मेल आए या मैलिशियस मेल हो जिसमें पहले ही वायरस हो, कोई SMS आए या कोई इनविटेशन आए, अगर हम उस पर क्लिक कर दें तो उससे क्या है कि हम मैलिशियस वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशिंग। तो फिशिंग एक प्रोसेस होती है। तो फिशिंग में क्या होता है कि हमारे पास कोई लिंक आता है, चाहे वो मेल के ज़रिए आ रहा हो, चाहे किसी SMS के ज़रिए आ रहा हो या किसी और माध्यम से कोई लिंक आ रहा है, अगर उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो वो हमारी जो प्रोसेस कहलाती है, हम दूसरी वेबसाइट पर मूव कर जाते हैं जो कि मैलिशियस वेबसाइट होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिशिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड एन intrusive login to a protective system from a remote system to carry out the malicious acts। तो एक अगर हम लॉगिन करते हैं, जो इंट्रूसिव लॉगिन करते हैं, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है रिमोट के ज़रिए, तो जो मैलिशियस एक्टिविटी होती है वो अगर उसके अंदर एंटर कर जाए तो उसको हम बोलते हैं हैकिंग। तो हैकिंग क्या है? एक इंट्रूसिव लॉगिन है टू ए प्रोटेक्टिव सिस्टम फ्रॉम ए रिमोट सिस्टम टू कैरी आउट द मैलिशियस एक्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर इल इंटेंशंस या वायरस टू स्टील यूजर ID, पासवर्ड, ट्रोजन, इरेजर डाटा ऑन द कंप्यूटर वायरस। तो ये प्रोसेस कहलाती है मालवेयर। तो मालवेयर इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर इल इंटेंशंस टू स्टील, तो चोरी कर लेता है यूजर के ID और पासवर्ड को एंड इरेज कर देता है डाटा को विद द हेल्प ऑफ द वायरस। तो ये होता है मालवेयर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन ए पीस ऑफ मालवेयर विच स्प्रेड थ्रू अटैच टू द ईमेल। तो ये कहलाता है हमारा वोम। तो वोम इज द टर्म विच इज when a piece of malware which spread through the attachment to the mail। तो right answer is option A। next question is what piece of malware which keeps send the junk message advertising। जो भी जंक मैसेज आते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, जो मालवेयर हो सकते हैं, कोई वायरस हो सकता है, तो वो मैसेज कहाँ जाते हैं? स्पैम में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो स्पैम इज ए पीस ऑफ मालवेयर विच कीप्स द सेंडिंग जंक मैसेज एडवर्टाइजिंग। तो जंक मैसेज या कोई और मैसेज जो भी हम डाल सकते हो स्पैम के अंदर हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड दैट सिंपली रिकॉर्ड द कंप्यूटर एक्टिविटी एंड ट्रांसमिट दैम टू ए मैलिशियस साइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर इज that is simply record the computer activity and transmit them to a malicious website। The right option is C। Next question is which process allow you to identify the virus in a computing device। तो हमारी कौन सी जो प्रोसेस है जो हमें कंप्यूटर डिवाइस के अंदर वायरस को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी। तो स्कैनिंग के द्वारा हम जो भी अननेसेसरी एक्टिविटी होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, मान लो सपोज करो हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं, तो पेन ड्राइव लगाने से पहले अगर हमने एंटीवायरस डाला हुआ है तो पेन ड्राइव जब हमने लगाई तो हमसे दो ऑप्शन हमारे सामने खुल जाता है कि आप स्कैन करना चाहते हो या विदाउट स्कैनिंग आप कंटिन्यू काम करना चाहते हो।
जब भी हम अगर हम एंटीवायरस डाला हुआ है तो सबसे पहले हमें उसकी स्कैनिंग करनी चाहिए, ताकि कोई भी मैलिशियस या कोई भी वायरस है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर एंटर ना कर पाए पेन ड्राइव के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैनिंग। तो स्कैनिंग से हम क्या है कि जो भी वायरस है, कोई भी अबनॉर्मलिटी है, उसको पहचान कर लेते हैं वायरस से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ द ड्राइव टू परस्यू एंड अटेंड द गोल। तो किस तरह की मोटिवेशन की आवश्यकता होती है हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए। फॉर द अचीवमेंट मोटिवेशन इज़ द ड्राइव टू परस्यू एंड अटेंड द गोल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन ड्राइव्स टू रिलेट टू द पीपल ऑन द सोशल बेसिस। अगर सोशल बेसिस पर किसी को मोटिवेट करना हो तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एफिलिएशन मोटिवेशन। तो एफिलिएशन मोटिवेशन इज द ड्राइव टू रिलेट द पीपल टू द सोशल बेसिस। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मोटिवेशन अलाउ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म हाई क्वालिटी वर्क। तो ये हमारा होता है कॉम्पिटिटिवनेस मोटिवेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कॉम्पिटेंस मोटिवेशन is the motivation that allow the individual to perform the high quality work. Next question is what type of motivation drives to influence the people and change the situation. So that motivation is called the power motivation. The power motivation drive to influence the people and change the situation. Right answer is option D. Next question is what type of motivation drive people think and feel their attitude to life. So this type of motivation is called attitude motivation. The attitude motivation drive the people think and feel their attitude of the life, या attitude to the life. So right answer is option C. Next question is which type of motivation you do this and you get that स्लोगन अप्लाइज। तो ये होता है इंसेंटिव मोटिवेशन। तो थ्रू द इंटेंसिव मोटिवेशन यू डू दिस एंड यू गेट द स्लोगन अप्लाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। स्लोगन के द्वारा जो मोटिवेशन होता है वो होता है इंसेंटिव मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन आर्मी। अगर जो आर्मी के बंदे हैं उनको मोटिवेट करना हो तो जो मोटिवेशन कहलाता है वो किस तरह का मोटिवेशन कहलाता है, वो आता है फियर मोटिवेशन। तो फियर मोटिवेशन इज़ ए काइंड ऑफ मोटिवेशन इज़ वेरी पॉपुलर इन द इंडियन आर्मी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोटिवेशन इज सेल्फ अप्लाइड। कौन सा जो मोटिवेशन है वो सेल्फ अप्लाई होता है या खुद पर जो अप्लीकेबल हो। तो उस तरह का जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो होता है इंट्रांजिक मोटिवेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट रेफर्स टू द बिहेवियर ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल रिवार्ड्स। तो ये कहलाता है एक्सटेंसिव। पहले वाला में था इंट्रेंसिव, इसका है एक्सटेंसिव। तो इस तरह के मोटिवेशन को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव मोटिवेशन। दैट रेफर टू द बिहेवियर ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल रिवार्ड्स। वो था इंटरनल, तो इंट्रांजिक, एक्सटर्नल हो गया तो एक्सट्रांजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो MS ऑफिस में अगर हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो तो हम किस टूल का यूज करते हैं। तो जो MS पावर पॉइंट होता है, MS पावर पॉइंट का हम यूज करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर एन प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन MS ऑफिस वर्जन 2007 और लेटर। तो जब भी हम पावर पॉइंट के अंदर कोई भी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का,
जो चाहे वर्जन 2007 हो या उसके बाद हो। तो जो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। तो ये XLX जो होता है ये एक्सेल्स के लिए होता है, ये होता है वर्ड की फाइल के लिए। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पूछा गया है पावर पॉइंट से, तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। आप इन फाइलों को आराम से देखकर पहचान सकते हैं। अगर आपने किसी फाइल को ओपन भी नहीं किया तो अगर फाइल पे कुछ भी नाम दिया हुआ है और बाद में लगा हुआ है .pptx तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो फाइल है वो पावर पॉइंट की है। अगर कोई नाम दिया गया है और .xlx लगा हुआ है तो ये फाइल एक्सेल की है। अगर कोई नाम दिया हुआ है या बाय डिफ़ॉल्ट भी नेम होते हैं इनके .docx लगा हुआ तो इसका मतलब ये MS वर्ड की फ़ाइल है। तो इनके जो एक्सटेंशन है, जो पीछे के जो होते हैं डॉट के बाद, आप इन एक्सटेंशन से पहचान सकते हो कि फाइल है वो किस तरह की फ़ाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब अलाउ यू टू गेट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर हमें न्यू स्लाइड को अलाउ करना हो पावर पॉइंट में तो हम क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले होम पे जाते हैं, होम के अंदर ही न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है। न्यू स्लाइड पर हम क्लिक कर एक पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड को हम ओपन कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which combination of menu are to be used to get the different shape in PowerPoint presentation। अगर PowerPoint presentation के अंदर हमें कोई शेप डालनी हो तो हम किस मेन्यू के कम्बिनेशन को सेलेक्ट करते हैं। तो हम जाते पहले होम में, होम के अंदर ऑप्शन होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग में जाकर हम डिफरेंट शेप्स ओपन हो जाती है। अगर हमें एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हम शेप को सेलेक्ट कर पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ग्रुप अलाइन द टेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो जो अलाइन करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, मिडल में करना है, तो उसको अलाइन करने का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे होता है। तो वो होता है होम में जाएंगे, देन पैराग्राफ में जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये सब बातें पावर पॉइंट की चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज टू बी यूज टू गेट द इमेज लाइक पिक्चर फ्रॉम द फाइल, क्लिप पार्ट एंड फोटो एल्बम इन पावर पॉइंट। अगर हमें पावर पॉइंट के अंदर कोई पिक्चर चाहिए, कोई क्लिप आर्ट चाहिए या फ़ोटो एल्बम चाहिए तो हम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो हम करते हैं इंसर्ट पे जाके इमेज पर क्लिक करते हैं। तो उसके थ्रू हम पावर पॉइंट के अंदर इमेज को डाल सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन दिस ड्रॉप डाउन विंडो। एक चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो ड्रॉप डाउन विंडो है वो किस मेन्यू में या किस मेन्यू से ओपन होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो ड्रॉप मेन्यू जो ओपन होती है ये होती है व्यू में जाकर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन अप दिस इन द रिबन इन PPT। तो ये जो जितने भी डिफरेंट शेप है, ये जो ऑप्शन या मेन्यू जो ओपन होता है PPT के लिए वो किस में होता है, ये जाके होम में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन अप दिस इन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में जो ये जो ऑप्शन होते हैं ये कहाँ पे ओपन होता है। तो ये होता है होम के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आपको उसकी मतलब जब भी आप कभी एक्सेल को यूज करो तो आप इनको देखना कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे होता है, कि किस चीज़ का पूछा गया है। अगर न्यू स्लाइड का ऑप्शन है तो न्यू स्लाइड का हमें कहाँ मिलेगा, होम के अंदर मिलेगा। तो इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इज़ टू क्लिक ओपन टू गेट दिस मेन्यू। तो किस टैब पर हम क्लिक कर इस मेन्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है कि मतलब एक तरीके से फ़ॉन्ट की डिजाइनिंग है। तो डिज़ाइन पार्ट में ये हमें सेक्शन मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब ओपन दिस मेन्यू। कौन सा टैब है इस मेन्यू को ओपन करेगा। तो ये करेगा एनिमेशन। तो एनिमेशन में जाकर हम इस टैब को ओपन कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सॉरी 126 का है स्लाइड शो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है हाउ टू गेट दिस ऑप्शन इन द मेन्यू बार। जो पीपीटी का जो मेन्यू बार है इसमें ये ऑप्शन कहाँ क्लिक होगा, तो क्लिक ओपन व्यू मेन्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू ओपन दिस ऑप्शन। कौन सा मेन्यू है इस ऑप्शन को ओपन करता है, तो ये क्लिक ओपन एंड रिव्यू टैब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये सारे एक तरीके से प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। जब आप MS एक्सेल को यूज करेंगे तब आपको ये चीज़ें पता लगेगी कि कौन सा ऑप्शन है वो किस स्लाइड के अंदर है। अगर हमें इमेज को इंसर्ट करना है, किसी पिक्चर को इंसर्ट करना है या किसी सिंबल को इंसर्ट करना है, तो ये कौन से ऑप्शन में जाकर ये खुलते हैं, व्यू, रिव्यू, होम, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू कैन फाइंड द करंट स्लाइड नंबर इन पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो में अगर जो करंट स्लाइड का नंबर है हम कहाँ से खोजेंगे, तो बाय द स्टेटस बार एट द बॉटम। तो ये हमें दिखाई देता है स्टेटस बार एट द बॉटम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज जूम स्लाइडर लोकेटेड। तो जूम स्लाइडर है वो कहाँ लोकेट होता है, इन द स्टेटस बार। जो स्टेटस बार में जूम स्लाइडर लोकेटेड होता है किसी भी चीज़ को हमें जूम इन या जूम आउट करना हो। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी मुझे कमेंट कर ज़रूर करें। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।